So hello students, this is JSR. Thank you for connecting with me. Today's topic is the Hardy-Weinberg principle. So without wasting any time, let's begin. So first of all, हम ये देखेंगे कि definition क्या define करना चाहता है. According to Hardy-Weinberg's principle, gene and genotype frequency of a Mendelian population remain constant generation after generation unless there is natural selection, mutation, migration and random drift. तो अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग्स प्रिंसिपल ये डिफाइन करता है कि अगर कोई भी मेंडेलियन पॉपुलेशन हो उसका जेनेटिक फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी always constant generation after generation. Simply it defines that. अगर मोर डेप्थली हम जाएंगे तो पहले ये मेंडेलियन पॉपुलेशन है क्या. जैसे कि हम लोगों को पता है कि मेंडल्स 3 लॉ प्रोवाइड किए थे. वो क्या क्या है? एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अगर कोई भी पॉपुलेशन उस 3 लॉ को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता है तो उसे कहेंगे मेंडल्स पॉपुलेशन और मेंडेलियन पॉपुलेशन. ये क्लियर है. दूसरा बात, मेंडेलियन पॉपुलेशन का जेनेटिक फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज कांस्टेंट. कब तक? unless there is natural selection, mutations, migrations and random drift. तब तक रहेगा ये कांस्टेंट. जेनेटिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, रैंडम ड्रिफ्ट नहीं है, माइग्रेशन नहीं है और म्यूटेशन नहीं है. दैट मीन्स these are the factors influencing the Hardy-Weinberg's principle. ये क्लियर है. डेफिनेशन क्लियर है आपका. दैट मीन्स Hardy-Weinberg's principle states that gene and genotype frequency of Mendelian population will always constant generation after generation unless there is natural selection, mutation, migration and random drift. That's it. Simple. समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं फिर. Suppose in a population there are 2 alleles, capital A and small a, having frequencies P and Q respectively. ये मान के चलिए कि एक पॉपुलेशन है जिसमें 2 alleles हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. ओके. और इन दोनों का फ्रीक्वेंसीज क्या है? P एंड Q रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी P है एंड स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी Q है. समझ में आ गई है? तो आगे बढ़ते हैं फिर. अकॉर्डिंग टू द लॉ द फ्रीक्वेंसी ऑफ P एंड Q in a population remains constant. Depending upon that law, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि P एंड Q ये दोनों तो फ्रीक्वेंसीज है ना. हाँ, ये रिमेन्स कांस्टेंट. अगर वो मेंडेलियन पॉपुलेशन हो तब हार्डी-विनबर्ग लॉ क्या कहता है? ये P एंड Q रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन अनलेस देयर इज ए फैक्टर्स इन्फ्लुएंस. जब तक यहाँ पर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करता है, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन हो गया, माइग्रेशन हो गया और ड्रिफ्ट हो गया, रैंडम ड्रिफ्ट हो गया, ऐसे कुछ अगर ना हो, जब तक नहीं हो तब तक वहाँ पे जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ही रहेगी. ये बात समझ आ गया?
चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पर। allele frequency shows the genetic diversity of a species or population of its gene pool। ओके, ये क्या कहता है? allele frequency क्या दिखाता है? allele frequency क्या शो करता है कि ये शो करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जितने टाइप के allele होंगे उतना डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा। सिंपल बात है, ये समझ आ गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जीनोटाइप। मेनली 3 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट। प्रीवियसली यू नो, better know, okay। One is the homozygous dominant, and second one is the homozygous recessive, and third one is the heterozygous। Homozygous dominant should be the two alleles are same and dominant। that means दोनों alleles सेम होंगे और डोमिनेंट होंगे, तब जाके इसे बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। In next case, if two alleles are different, then हम इसको बोल सकते हैं कि हेट्रोजाइगस। अगर दोनों एलील अलग अलग होंगे तो हम इसे हेट्रोजाइगस बोल सकते हैं। ओके, अगर दोनों एलील सेम हो और रिसेसिव हों तो हमें इन्हें बोल सकते हैं कि होमोजाइगस रिसेसिव। समझ आया? क्लियर? तो फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 मोड्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप आर प्रेजेंट। ओके, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव आप देख सकते हैं। हियर कैपिटल बी refers to the dominant allele। okay, dominant allele। so capital B refers to the homozygous dominant, hence homozygous recessive will be small b and small b। as per I mentioned कि अगर two alleles are different then it will be heterozygous। here you can see capital B and small b, two alleles are different, so that's why it will be heterozygous। get it? okay, next point पे चलते हैं फिर। according to this law, let assume कीजिए, कुछ assume कीजिए कि P क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील और Q क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। ये एज्यूम कर लिया आपने, तो फिर नेक्स्ट में क्या होता है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है चेक करेंगे फिर। जैसे हमें पता है कि ऑलवेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो वी कैन राइट P प्लस Q इक्वल टू 1। getting my point? okay, P plus Q equal to 1। generation after generation the frequencies will be the same। okay, getting my point? if P is the dominant frequency and the Q is the recessive frequency, then the frequency will be the same, constant। the P plus Q equal to 1, generation after generation it will be the same। okay, getting my point? okay, now the next mathematical expression shows the P square plus 2PQ plus Q square equal to 1। here as you can see मैंने कुछ नहीं किया, बस उसका थोड़ा फॉर्म चेंज कर दिया। ठीक है, फॉर्म चेंज कर दिया। फिर कैसे चेंज कर दिया? देखिए, ये P प्लस Q है ये, और ये 1 है। इस साइड में P प्लस Q, इस साइड में 1। दिस इज एन इक्वेशन। आपको पता है दोनों साइड में स्क्वायर कर लेना ऐसे ही। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? दोनों साइड में स्क्वायर कर लेना, हो गया। सिंपल इक्वेशन, सिंपल फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, अभी क्या होगा? P प्लस Q का स्क्वायर निकालना, P प्लस Q का होल स्क्वायर निकालना, और उसके बाद 1 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और P प्लस Q का स्क्वायर कितना होगा? P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर।
प्रिंसिपल समझ में आ गया? ठीक है. नाउ here you can see p square equal to homozygous dominant, q square equal to homozygous recessive, and 2pq equal to heterozygous. क्लियर? ऑल क्लियर? क्यों होमोजाइगस डोमिनेंट? क्यों p स्क्वायर को क्यों बोलेंगे? p इंटू पी इक्वल टू पी स्क्वायर. ओके, सो dual p, the allele is same, two alleles are same, and dominant p is the dominant one, so that's why the homozygous dominant. Getting my point? Again also q into q equal to q square, so here the q and q is the recessive one, and also the alleles are same, so homozygous recessive. Getting my point? 2pq equal to heterozygous, p and q, two alleles are different, they are the heterozygous. All clear? Come to the next point. Different conditions that satisfy the Hardy-Weinberg's law. Okay. यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करते हैं हार्डी-विनबर्ग्स लॉ को. ठीक है, देख लेते हैं एक बार एक. नो म्यूटेशन, अगर वहाँ पे म्यूटेशन नहीं होगा तो हार्डी-विनबर्ग लॉ काम करेगा. पता है आपको? रैंडम मैटिंग, अगर रैंडम मैटिंग होगा तो हार्डी-विनबर्ग लॉ काम करेगा. सिलेक्टिव मैटिंग में नहीं होगा. गेटिंग माय पॉइंट? हाँ. नो नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा तो काम करेगा. एक्सट्रीमली लार्ज पॉपुलेशन, अगर लार्ज पॉपुलेशन होगा तभी हमारा रिजल्ट, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, वो अच्छे से निकल के आएगा. मीन्स नॉट करेक्ट बट अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट. इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट. अगर छोटा सा पॉपुलेशन होगा तो आंसर ठीक नहीं आएगा. मीन्स उसका प्रोबेबिलिटी ठीक नहीं होगा. गेटिंग माय पॉइंट? दैट मीन्स large population with more, okay, large population will more preferable than small population. Getting my point? Okay. Next, no gene flow, gene flow नहीं होगा. okay, तो काम करेगा. Getting my point? Yeah. So here some characters, हम देख लेते हैं कैरेक्टर्स क्या क्या है. Mating must be totally random, that is females cannot select male mates, okay, with a particular genotype. मीन्स यहाँ पे मेटिंग रैंडम होना चाहिए. फीमेल कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर ये जीनोटाइप का एनिमल ऑर्गेनिज्म मुझे चाहिए मेट करने के लिए. ये सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी random. Getting my point? So that's why it's called the random mating. If there is random mating, then it will satisfy the Hardy-Weinberg's law. Okay. Okay. Next point. There must be no mutation of allele in gene pool of a population. यहाँ पे मेंडेलियन पॉपुलेशन है, वहाँ पे म्यूटेशन नहीं रहना चाहिए. कुछ भी टाइप का म्यूटेशन नहीं रहना चाहिए. अगर म्यूटेशन रहेगा तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा फिर हार्डी-विनबर्ग लॉ को. सो इसीलिए यहाँ पे म्यूटेशन नहीं रहना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, सो देयर शुड नॉट बी एनी जीन एक्सचेंज बिटवीन देम. पॉपुलेशन आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे पॉपुलेशन अलग अलग रहने चाहिए. क्योंकि अगर अलग अलग नहीं रहेंगे तो जीन एक्सचेंज हो जाएगा ना. फिर यहाँ पे जीन एक्सचेंज होना नहीं चाहिए. इफ देयर इज नो जीन एक्सचेंज देन इट विल सेटिस्फाई द हार्डी-विनबर्ग लॉ. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी वेरी लार्ज, दैट मीन्स इट शुड बी large population, okay, consist of different and more organisms, okay, different alleles. Getting my point? Population should be large.
प्रीवियसली मैं बताया था क्यों, ठीक है। देयर शुड नॉट प्रेजेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये भी बताया, नेचुरल सिलेक्शन होना नहीं चाहिए, तभी जाके हार्डी-वेनबर्ग लॉ को सेटिस्फाई कर पाएगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा ना, फिर ब्रेक हो गया ना फिर, ठीक है। ये सब तो हो गया। फिर एक बात बताइए मुझे, इम्पोर्टेंस ऑफ हार्डी-वेनबर्ग लॉ का क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन हार्डी-वेनबर्ग लॉ वी कैन डिटरमाइन statistical data of speed of evolution by comparing two data, that is one is real data and the other is Hardy-Weinberg data। getting my point? इससे क्या होता है, नेचर में ऐसा नहीं होता कि हार्डी-वेनबर्ग लॉ के मुताबिक होता है, यहाँ पे म्यूटेशन नहीं होता, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, नेचर में ऐसा नहीं होता है। ये हार्डी-वेनबर्ग लॉ एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू देते हैं और एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू देते हैं, जो है स्टैंडर्ड है, वो रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है नेचुरल स्टैटिस्टिकल वैल्यू को, उसमें इवोल्यूशन को कंपेयर किया जाता है। इसमें क्या निकल के आता है कि स्पीड ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, कंपेयरिंग विथ हार्डी-वेनबर्ग लॉ statistical data, that means the artificial data, with the natural data, so true, that is the true data, and the outcome will be the pure speed, pure true or statistical value, that means the speed of evolution. We can, that means using the Hardy-Weinberg principle, we can calculate the speed of evolution by comparing these two values, that is the Hardy-Weinberg's law value, statistical value, with the natural value. Okay, so that's it. This is the complete explanation about Hardy-Weinberg's law. So thank you for watching my video. Please share, comment and subscribe to my channel. Thank you.